नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। शाम के 7 बज चुके हैं। दिन भर की 7 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं, तो आज बीजेपी मीडिया सेल की बैठक की गई। मायावती ने ओबीसी का राग छेड़ दिया। अयोध्या के बाद आज मथुरा की तैयारी में वीएचपी निकल रही है। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने विवादित बयान दिया है। यूपी एटीएस ने फिर एक्शन मोड में है। बाढ़ के चलते कई नदियां उफान पर हैं। तो बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखने की तैयारी में है। पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी का फोकस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार से 2 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 दिन दौरे पर शनिवार को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो शनिवार को लखनऊ के संगठन की बैठक में शामिल होंगे। वो विभिन्न कार्यक्रम देखने के साथ कार्य की समीक्षा भी करेंगे। नड्डा 8 अगस्त को आगरा में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम संगठनात्मक बैठकों की समीक्षा भी करेंगे। तो नड्डा का कल क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार दिखाते हैं। लखनऊ के संगठन की बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह बैठक होगी। कई कार्यक्रम देखने के बाद कार्य की समीक्षा भी करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। ब्लॉक प्रमुखों को भी नड्डा संबोधित करेंगे। तो ये तमाम खास कार्यक्रम होंगे। 403 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी लेंगे। प्रभारियों के साथ बैठक कर संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे सांसदों के साथ भी जेपी नड्डा बैठक करेंगे। चलिए 8 अगस्त को क्या कुछ प्रोग्राम होगा। ताज नगरी 8 अगस्त की सुबह आगरा भी जाएंगे। कोरोना वॉरियर्स के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। आगरा से ही दिल्ली के लिए वो फिर वापस प्रस्थान करेंगे। तो संडे को शाम को वो वापस दिल्ली आ जाएंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम 2 दिन रहेंगे जेपी नड्डा के। और इसके साथ ही अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव को देखते हुए, कहीं ना कहीं अब पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव 2022 में इंटरनेट मीडिया का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करना चाहती है। इसी अभियान को धार देने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया सेल की बैठक हुई। इस दौरान सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सोशल मीडिया से खुद को अलग नहीं कर सकते और हम एक लोकतंत्र व्यवस्था में हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कभी कभी गैर जरूरी मुद्दों को भी उठाया जाता है। पेगासस के मुद्दे ने संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी है। बाकी अन्य व्यवस्थाएं अपने अनुरूप चल रही हैं, लेकिन पिछले 2 दशक के दौरान जो सबसे ज्यादा बदलाव आया है वह लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ में आया है और वह है मीडिया। उसका स्वरूप बदला है, उसकी भूमिका भी बदली है। आज से 2 दशक पूर्व तक विजुअल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। प्रिंट मीडिया था, उससे जुड़े हुए ग्रुप थे, उनके मालिकान हुआ करते थे, उनके संपादक, उनके प्रधान संपादक, ये सब होते थे। एक संवाद होता था। इसके बाद 2 दशक पूर्व अचानक विजुअल मीडिया की उपस्थिति लोकतंत्र में देखने को मिली। कमोवेश वही स्थिति थी, थोड़ी तीव्रता उसमें आई थी। और वहीं जाति आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से माहौल गरमाने लगा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो बीएसपी सदन में उसका समर्थन करेगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी को खत लिखा है।
देश में जाति आधारित जनगणना की मांग के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ओबीसी की अलग जनगणना की मांग की है। मायावती ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को समर्थन देने की बात कही है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बसपा शुरू से ही करती रही है। अभी भी बसपा की यही मांग है कि इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बसपा इसका संसद के अंदर और बाहर भी समर्थन जरूर करेगी। हालांकि बीजेपी का मानना है कि देश को जाति आधारित जनगणना की जरूरत नहीं है, क्योंकि जात आधारित जनगणना से देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में जनगणना जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की थी। सीएम नीतीश ने इसको लेकर पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इससे SC/ST के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जाति की वास्तविक संख्या के आधार पर सभी के विकास के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि हम लोगों का मानना है कि जात आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को और फिर बिहार विधानसभा ने 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है। फिर इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी सालों से इस बात को उठाती आई है कि जनगणना जरूर होनी चाहिए और सारी जातियों की होनी चाहिए, और जिस हिसाब से जातियों की जनगणना होगी उसी हिसाब से आरक्षण दे देना चाहिए, ताकि जो ये आरक्षण वाला कंफ्यूजन है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और जितने ही लोग हैं सबको अपना अपना हक मिल जाए। गौरतलब है कि देश में आखिरी जाति आधारित जनगणना आजादी से पहले 1931 में हुई थी। इसी आंकड़े के आधार पर बताया गया कि देश में ओबीसी आबादी 52% है। जात के आंकड़ों के बिना काम करने में मंडल आयोग को काफी दिक्कत आई। आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अगली जो भी जनगणना हो उसमें जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए जाएं। इसके बाद 2011 में भी जाति आधारित जनगणना का प्रयास किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट में कमियां बताकर इसे जारी नहीं किया गया। कहा गया कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें करीब 34 करोड़ लोगों की जानकारी गलत है। अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। जाहिर है सियासी पार्टियां चुनाव में जाति का मुद्दा उछालकर चुनावी लाभ लेना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एक बार जरा ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझिए कि क्यों चला गया है मायावती ने ओबीसी का ये दांव। मायावती का चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए नया फॉर्मूला है। उसके लिहाज से ओबीसी को प्राथमिकता देने की रणनीति है। प्रदेश के हर जिले में 1 से 2 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी। बसपा सामान्य जाति में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को तवज्जो देगी। वोट बैंक दलितों और मुस्लिम को टिकट देने की रणनीति अपनाई जा रही है, लेकिन देखना ये होगा इसका कितना असर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि लगातार अब ये मांग उठ रही है कि जातिगत जनगणना की जाए। चलिए अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने विवादित बयान दिया है। दरअसल अतरौली में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के स्वागत समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मंच से सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को चटनी की तरह पीस देंगे, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसने मुझे मना कर दिया। ये दुख होता है। फिर मैंने कहा राजनीति वही होनी चाहिए, नेता जिसका चाहे उसका भला कर दे, चाहे 300 हो 300 साल तो उसका भला कर दे, और जिसे रिगड़ना चाहे तो ऐसा रिगड़ के सिलवट की तरह याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत। मैंने उस इंसान का साथ दिया। 5 बजे उसके घर।
और वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम लड़के और लड़कियों की गैर मुस्लिमों के साथ शादी पर चिंता जताई। उसने मुस्लिम धर्मगुरुओं, धार्मिक संस्थाओं और अभिभावकों से इस सिलसिले में ध्यान देने की अपील की है। बोर्ड ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम धर्मगुरु सार्वजनिक जलसों और आयोजनों में इस विषय पर लोगों में जागरूकता फैलाएं, महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा सभाएं आयोजित कर अन्य विषयों के साथ इस पहलू पर भी बातचीत की जाए। जुमा की तकरीर या कुरानी महफिलों में लड़कियों की परवरिश सही तरीके से करने के बारे में बताया जाए। अभिभावक लड़कों और विशेषकर लड़कियों की शादी को देर से ना अंजाम दे, क्योंकि देरी भी घटना का कारण है। गैर मुस्लिमों से शादी करने वाले लड़के या अभिभावक अपने बच्चों की इस्लामी पहलू के मद्देनजर परवरिश करें। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ अपील की गई है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। बच्चों के लिए दीनी शिक्षा का प्रबंध किया जाए, निकाह सादगी के साथ अंजाम दिया जाए। इस तरह नई नस्ल की हिफाजत भी की जा सकती है और दौलत की भी। लड़के और लड़कियों के मोबाइल फोन पर गहरी नजर रखनी जरूरी है, यह भी कहा गया है। ये सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल के बाद इधर उधर ना भटकें। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है वो हमारे मज़हब और इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त कही है, क्योंकि लड़का मसलन मुस्लिम है, लड़की नॉन मुस्लिम है, तो ये कैसे शादी हो सकती है, कैसे किस रीत रिवाज से होगा। लिहाजा अगर शादी होना है तो या लड़का नॉन मुस्लिम हो जाए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी होगी, या लड़की मुस्लिम हो जाए तो शादी होगी, क्योंकि हमारे के यहाँ दो मज़हब में और किसी भी तरीके से इस शादी की इजाज़त नहीं है कि अपने अपने मज़हब के ऊपर रहते हुए कोई शादी करे। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ में यूपी एटीएस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत लाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एटीएस की टीम ने गिरोह के एक और सदस्य मोहम्मद इस्माइल नामक को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से मोबाइल और यूएनसीआर कार्ड सहित कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार किया गया है। तो यूपी एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। प्रदेश के शामली जिले में एक महिला और दो युवकों की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करने के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो करीब 15 दिन पुराने बताए जा रहे हैं, जहां पर कैराना क्षेत्र के एक गांव के बताए गए हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। इंसानियत शर्मसार, हैवानियत की सारी हदें पार, ऐसी सजा कि रूह कांप जाए। युवक और युवती की बेरहमी से पिटाई। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे हमारे सभ्य समाज के असभ्य लोग एक बेटी की पूरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। देखिए कैसे बेटी रहम की भीख मांग रही है, लेकिन इन लोगों को रहम का। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ तमाशबीन बने लोग खड़े हैं। देखिए कितनी बेरहमी से पिटाई की जा रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी किसी का कलेजा नहीं पसीजा। कैसे लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। यही नहीं, जनता सिर्फ वीडियो बनाने में लगी है। आखिर हमारे समाज को क्या हो गया है। लड़की के बाद अब इस युवक को देखिए, कैसे इसकी पिटाई की जा रही है। कैसे युवक को पहले उल्टा किया गया, फिर लाठी डंडों से जमकर बेरहमी से पिटाई की जा रही है। ये वीडियो यूपी के शामली जिले की है। दरअसल शामली में दो युवक और एक युवती को तालिबानी सजा दी गई। यहाँ पर दो युवकों को चारपाई पर उल्टा लिटाकर उनको लाठी डंडों से जमकर पीटा गया।
वहीं युवती पर भी लाठियां बरसाई गई। मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के तीतरवाड़ा गांव का बताया जा रहा है। दरअसल 30 जुलाई को रतनपुरी निवासी एक युवक एक लड़की के साथ गांव तीतरवाड़ा आया था, जहां पर ग्रामीणों ने उन्हें महिला से मिलते जुलते देख लिया, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। मामले की सूचना महिला के मायके वालों को दी गई, जिसके बाद महिला के मायके वालों ने पहले तो महिला को लाठी डंडों से पीटा, फिर दोनों युवकों को चारपाई पर उल्टा लिटा दिया और जमकर पिटाई की। बाद में दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उस वीडियो की जांच कराने के पश्चात यह सूचना जरूर प्राप्त हुई है कि शामली जनपद के कैराना थाने के तीतरवाड़ा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम एहसान है, उनकी शादी हुई थी और जिनसे उनकी शादी हुई थी वही युवती जो दिख रही है वो वीडियो में है और उनके प्रेम संबंध जो पूर्व में शादी से पहले थे उसी के क्रम में एक व्यक्ति उनके ससुराल आया था और वो अपने एक मित्र के साथ आया था और यह बात जब उनके ससुराल वालों को पता चली तो उनके द्वारा इन दोनों व्यक्तियों को रोक लिया गया और जो युवती है उनके मायके बताया गया। वहां से उनके मायके से भी लोग आए और ससुराल के लोग, इन दोनों ने मिलकर इन तीनों व्यक्तियों की पिटाई करी। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर लोग कानून के अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं? इस तरह से पिटाई का अधिकार किसने दिया? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और बीएचपी ने तैयार किया है मथुरा के लिए प्लान। कृष्ण जन्माष्टमी पर 7 दिन का कार्यक्रम करेगी बीएचपी। पूरे देश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेगी बीएचपी। 22 अगस्त से 30 अगस्त तक होंगे कार्यक्रम। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है, तो बीएचपी ने तैयार किया मथुरा के लिए प्लान। तो क्या है मथुरा विवाद, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। मुगल शासन औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तुड़वा दिया था। मंदिर के एक हिस्से में ईदगाह का निर्माण कराया गया था और 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग है। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह समझौता हुआ। मंदिर परिसर में स्थित ईदगाह को हटाने को लेकर बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मस्जिद को हटाकर मंदिर की जमीन की मांग की गई। शाही ईदगाह ट्रस्ट ने समझौते को बताया अवैध और इसके बाद क्या कुछ हुआ? ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है। 1935 में हाई कोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को मथुरा की विवादित जमीन का अधिकार सौंपा। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट का काम यहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण है। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ। भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान कंस का कारागार था। कंस का कारागार ईदगाह के नीचे है। विवादित जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता गलत था। कटरा केशव देव की पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं की थी। 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया गया। 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़कर सोना लूटा। तो ये पूरा मथुरा का विवाद है, जिसको लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। मथुरा के बाद अब, माफ कीजिएगा, मुरादाबाद के बाद अब संभल में भी हिंदुओं ने पलायन की खबर सामने आ रही है। चेतावनी दी है। वजह मंदिर जाने का रास्ता है, जिसे नगर पंचायत एवं चेयरमैन द्वारा जबरन बंद कर दिया गया। बंद करने का आरोप है। दूसरे रास्ते पर असामाजिक तत्व महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, जिससे जीवन दूभर हो गया है, जिससे 25 हिंदू परिवारों द्वारा पलायन की चेतावनी का मामला यूपी के जनपद संभल के हजरत नगर गढ़ी थाना के नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला चौधरियान का है, जहां हिंदू अति अल्पसंख्यक हैं। हिंदू समुदाय का आरोप है कि नगर पंचायत और चेयरमैन ने वर्षों पुराने मंदिर जाने के रास्ते को जबरन बंद कर दिया है। जब अपने ही पूर्वजों के अपने ही मंदिर नहीं जा सकते तो कस्बे में रहने का क्या लाभ? करीब 25 हिंदू परिवारों की ओर से एसडीएम की गैर मौजूदगी में संभल तहसीलदार दीपक चौधरी को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हिंदू समुदाय का साफ कहना है कि यदि रास्ता नहीं खोला गया तो वो पलायन कर जाएंगे। उनका एक संबंधित एक रास्ते को लेकर विवाद है, ठीक है, उसको संबंधित विभाग के लिए जांच के लिए भेज दिया जाएगा और समस्या का निस्तारण करा दिया जाएगा।
अच्छा, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर हम लोगों का अगर समस्या समाधान नहीं होता तो हम सिरसी से पलायन करेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी ऐसा नहीं है, अभी हम जांच करा लें, उसका जैसा भी निस्तारण होगा उचित निस्तारण कराकर संबंधित को सूचित करा दिया जाएगा। जो पूरब की साइड में 25-30 परिवार हिंदू परिवार रहते हैं, तो उनका जो मंदिर का रास्ता आने जाना बंद कर दिया गया है पूरा, जबकि हम लगभग हमारे पूर्वज बताते हैं 100-150 वर्ष से लगभग वहीं से रास्ता निकल रहा है, वो रास्ता चेयरमैन द्वारा बंद कर दिया गया है। अब जो है उसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं भी, उनकी बेटी पढ़ने जाती है, उधर राजकीय इंटर कॉलेज पढ़ता है, उसे रास्ते से गुजरना पड़ता है, लड़की जब अब जंगल होकर जाना पड़ेगा। कोई घटना अगर घटती है तो उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।